जी जनाब, वापस वहीं उसी जगह से कंटिन्यू करते हैं। एस स्क्वायर के लिए मैंने फिर कोसाइन लॉ यूज़ किया, दिस वन एस स्क्वायर, बाकी दो साइड्स के स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस आर डैश स्क्वायर माइनस 2 आर डैश कॉस ऑफ थीटा। इसे डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू थीटा। 2 शुरू में आ गया, 2s, एस हुआ डी एस अपॉन डी थीटा, बिकॉज एस इज अ फंक्शन ऑफ थीटा है, पीछे देख कर आ रहे हैं। ये तो दोनों जीरो हो गए, इसमें तो कहीं थीटा वीटा नहीं है। ये टर्म है, इसे डिफ्रेंशिएट करने के लिए 2 आर डैश ऐसे ही आ गया माइनस साइन के साथ, और कॉस थीटा को किया तो माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा को किया तो माइनस साइन थीटा। ये माइनस माइनस कैंसिल हो गए, 2 कैंसिल हो गए, ठीक है। डी थीटा को मैं इधर ले आया, क्या बन गया, एस डी एस यहाँ बचा, डी थीटा राइट पे गया और 2 कैंसिल हो गया, आर डैश मौजूद, माइनस माइनस प्लस एंड साइन थीटा, डी थीटा ये आया वहाँ से, ये बच गया। फिर मैंने आर डैश को लेफ्ट पे ले गया, क्या बच गया, साइन थीटा डी थीटा एस डी एस अपॉन आर डैश। वापस इक्वेशन नंबर 2 पे गए, वापस इक्वेशन नंबर 2 पे गए, ये वही 2 लिखी हुई, थोड़ा सा मैंने अरेंज करके लिख दिया है, वही है, मिला लीजिएगा बात। डी आर डैश भी है, डी फाइव भी है, थीटा को मैंने, डी थीटा को मैंने साइन थीटा के साथ लिख दिया है, कॉस अल्फा भी है, कांस्टेंट बाहर हैं, वही 3 इंटीग्रल लगे हुए हैं, सब कुछ वही। अब मैं इसमें दो वैल्यूज रख रहा हूँ, एक तो मैंने ये निकाली है साइन थीटा डी थीटा, यहाँ रखूंगा, दूसरी पीछे पेज पे मौजूद है कॉस अल्फा, वो यहाँ रखूंगा। इस जगह पर इसकी वैल्यूज, इस जगह पर इसकी वैल्यूज। अब आप इक्वेशन देख सकते हैं, ये बन गई, यानी साइन थीटा डी थीटा की जगह उसकी वैल्यूज मौजूद है, ये नजर आ रही है आपको ऊपर भी, कोई डंडी नहीं मारी है, जो यहाँ थी वही लिखी है, और कॉस अल्फा की जगह ये। अब कुछ कैंसिलेशंस हो रही हैं, कैंसिलेशन कर दी, एक एस से एस कैंसिल हो गया, नीचे वाला एस स्क्वायर इधर मौजूद है, एक आर डैश से वो आर डैश स्क्वायर में आर डैश कैंसिल हो गया, गलत दिखाया हुआ मैंने, आर डैश को कैंसिल किया जबकि वो पावर कैंसिल हो गया, आर डैश स्क्वायर की बजाय सिर्फ आर डैश बच जाएगा, जो नीचे नज़र आ रहा है, और बाकी सब को मैंने अरेंज कर दिया, ठीक है। इसे भी मैंने अरेंज कर दिया, ज़रा ख्याल रखिएगा, पीछे जो वैल्यूज़ निकाली शायद वो इस शक्ल में नहीं थी, लेकिन मैंने आर डैश को यहाँ लिख दिया है आर स्क्वायर के साथ, और एस को पहले लिख दिया है। सही है। एक इंटीग्रल तब्दील हो गया है, अब थीटा नहीं रहा, क्योंकि मैंने यहाँ से डी थीटा साइन थीटा के साथ ले जाकर उसकी ये वैल्यू रख दी है मैंने। इंटीग्रल जो चेंज हुआ है उसकी जगह क्या आ गया है, डी एस आ गया है, देख रहे हैं ना, यही वजह थी कि अब इंटीग्रल तो है 3, लेकिन एक आर डैश है, एक फाई है, थीटा गायब हो गया है, थीटा की जगह डी एस आ गया है। चुनाचे एस की लिमिट पीछे देख कर आ रहे हैं हम, एस मिनिमम क्या है और मैक्सिमम क्या है, वहाँ पर दोबारा आप जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। फिर मैंने एस की वैल्यू रख दी, यानी एस का इंटीग्रल यहाँ तो एस दिखाया है, एस वेरिएबल, यहाँ लिमिट नहीं दिखाई, लेकिन लिमिट क्या थी उसके पीछे, आर माइनस आर डैश से आर प्लस आर डैश। अब हमारा इंटीग्रल अगर आप गौर करें तो 3 वेरिएबल्स पर मुश्तमिल है,
और ट्रिपल इंटीग्रल है, 3 वेरिएबल्स हैं, अब इंटीग्रेट कर सकते हैं। ठीक है, ये 4 8 बन चुका है, दिस 4 बिकम्स 8। क्यों? ये वाला 2 बाहर ले गया हूँ मैं, 2 4 ज़ा 8। ये वाला r और ये वाला r मिलकर r स्क्वायर कांस्टेंट है, ख्याल रखिएगा। ये p पॉइंट का ओरिजिन से फासला है, यानी यहाँ और अब ये बन गया। और जो कुछ बचा है वो वेरिएबल्स हैं, वो मैंने यहाँ तरतीब दे दिए। यहाँ से एक r डैश बचा था, वो यहाँ रख दिया है मैंने। ये पूरा ब्रैकेट मैंने यहाँ रख दिया है। d5 ये रहा, ds ये रहा, dr डैश यहाँ वाला यहाँ रहा। नाउ वी कैन इंटीग्रेट। अब कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा ख्याल रखना पड़ेगा कौन सा पहले करें कौन सा बाद में करें, इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। पहले मैं देख रहा हूँ कि मेरे लिए ज़्यादा इजी ये है कि मैं विद रिस्पेक्ट टू फाई इंटीग्रेट करूँ। इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू फाई सही है। क्यों? सारे फंक्शन में फाई है ही नहीं। फाई वाला इंटीग्रल मैंने अलग रखा, लिमिट उसकी 0 से 2 पाई, ठीक है, और डी फाई आपको पता है, डी फाई बाकी तो सब फाई है ही नहीं कहीं। तो फाई डी फाई का फाई आ गया, लिमिट रखा तो 2 पाई माइनस 0 हो गया, एंड फाइनली जो रिजल्ट आया वो 2 पाई आया। अब उस 2 पाई के पाई को कैंसिल कर दूंगा मैं, और 8 को 2 से कैंसिल करके फिर दोबारा 4 आ जाएगा यहाँ। ये लीजिए नई शक्ल इसकी, अभी मैंने किया नहीं है। इस इंटीग्रल की वैल्यूज़ अप्लाई करके 2 पाई बताया। अब इस 2 को इस 8 से कैंसिल किया, 4 बचा, और पाई को पाई से उड़ा दिया, एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, जो कुछ बचा वो मैंने उतार लिया। आप कहेंगे जो कुछ बचा क्या मतलब? यहाँ ज़रा देखिए, अगर मैं इसे ब्रेक कर लूँ, 2 फ्रैक्शन बना लूँ, एस स्क्वायर को एस स्क्वायर के नीचे और इस पूरे के नीचे भी एस स्क्वायर, 2 फ्रैक्शन बना रहा हूँ, क्या आएगा? एस स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर 1, आर स्क्वायर माइनस आर डैश स्क्वायर डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर, ये रहा। सही है ना? और फिर मैंने आर डैश और डी आर डैश के इंटीग्रल को यहाँ, और एस वाली लिमिट्स और एस वाले इंटीग्रल को यहाँ लिख लिया, क्योंकि अब मैं पहले विद रिस्पेक्ट टू एस करूँ, पहले आर डैश से नहीं कर सकते। क्यों? एस की लिमिट में भी आर डैश है, पहले हमें विद रिस्पेक्ट टू एस ही करना पड़ेगा, क्योंकि एस का जो जवाब आएगा विद रिस्पेक्ट टू एस का जो रिजल्ट आएगा उसमें आर डैश मौजूद होगा। अगर मैं पहले ही आर डैश को इंटीग्रेट कर दूंगा तो वो बेचारा आर डैश क्या करेगा? सबका ख्याल रखना भाई। चलिए, विद रिस्पेक्ट टू एस ये वाला इंटीग्रल सॉल्व करने जा रहे हैं, दिस वन, इसको नहीं देख रहे अभी हम। ये इसे सॉल्व कर लिया हमने, इंटीग्रेट कर दिया, ये हो गया इंटीग्रेट। कैसे हो गया? इस 1 की जगह डी एस आ गया, और यहाँ पर एस स्क्वायर नीचे है, जब मैं एस स्क्वायर को इंटीग्रेट करूँगा तो रिजल्ट मुझे मिलेगा -1 अपॉन एस, क्योंकि एस स्क्वायर ऊपर जाएगा, एस की पावर -2, इंटीग्रल का बच्चों वाला रूल, एक जमा कर दो, नीचे भी एक लिख दो, तो -2 + 1 डिवाइडेड बाई -2 + 1, we get -1 upon s, लिमिट r माइनस r डैश से r प्लस r डैश। ठीक है, अब लिमिट अप्लाई करने की बारी आई, इंटीग्रेट हो गया, जहाँ जहाँ s है वहाँ वहाँ इंटीग्रेट होगा, सॉरी लिमिट रखी जाएगी, पहले फाइनल फिर इनिशियल, ये वाला बाहर ऐसे ही अभी रहेगा, s की जगह फाइनल लिमिट r प्लस r डैश, s की जगह फाइनल लिमिट r प्लस r डैश, ये ब्रैकेट कर्व ब्रैकेट फाइनल लिमिट माइनस
इनिशियल लिमिट आर माइनस आर डैश, जहाँ जहाँ एस था वहाँ हमने पहले आर प्लस आर डैश प्लेस कर दिया और फिर आर माइनस आर डैश प्लेस कर दिया। ये आ गई लिमिट। अब मैं इसे सिंप्लीफाई करने जा रहा हूँ। आर प्लस आर डैश को एज इट इज़ रखा, ये माइनस साइन एज इट इज़ आया। इधर मैंने एक फॉर्मूला यूज़ किया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू ए माइनस बी एंड ए प्लस बी, या पहले ए प्लस बी और फिर ए माइनस बी, ये फॉर्मूला लग गया। यहाँ पर भी फॉर्मूला लगा दिया, ये टर्म एज इट इज़ रही, आर स्क्वायर माइनस आर डैश स्क्वायर आर माइनस आर डैश आर प्लस आर डैश। नीचे आर प्लस आर डैश इससे कैंसिल हो गया, आर माइनस आर डैश इससे कैंसिल हो गया, जो बचे वो उतार लिए। सही है, ये उतार लिए। अब मैं ये माइनस साइन ब्रैकेट ओपन कर रहा हूँ, अंदर वाले ब्रैकेट ओपन हुए, ये आर आ गया, ये आर डैश आ गया, ये माइनस का आर हो गया, ये प्लस का आर डैश बन गया, ये माइनस साइन ये वाला, ये दोनों ब्रैकेट मैंने ओपन किए। इन दोनों को ओपन करने में ये आर माइनस आर डैश ये वाला, ये एज इट इज आर माइनस आर डैश, फिर बाहर माइनस साइन है, ये वाला माइनस हो गया, ये वाला भी माइनस हो गया। सही है, ये प्लस का आर माइनस का आर कैंसिल हो गए, ये प्लस का आर माइनस का आर कैंसिल हो गए, यहाँ भी दो आर डैश बचे, यहाँ भी दो आर डैश बचे, ये दोनों आर डैश मिलके टू आर डैश बन गया, ये माइनस माइनस आ गया, ये वाला माइनस आ गया, और ये माइनस आर डैश मिलकर माइनस टू आर डैश बन गए। ये वाला ब्रैकेट ओपन हुआ, 2 + 2 4 आर डैश बन गया, इस 4 से ये 4 कैंसिल हो गया, और जो यहाँ 4 आर डैश, ये भी एक आर डैश चल रहा था, वो आर डैश स्क्वायर बन गया। 4 आर डैश ये आया, 4 कैंसिल हो गया, ये वाला आर डैश मल्टीप्लाई हुआ, आर डैश स्क्वायर बन गया, एंड ये आर डैश इज अ वेरिएबल। आखिरी इंटीग्रल, इस आखिरी इंटीग्रल को मैंने जब इंटीग्रेट किया विद रिस्पेक्ट टू आर, तो आर डैश स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू आर डैश जब मैं करूँगा तो यहाँ आ जाएगा 1 + 1, नीचे भी प्लस 2 + 1, तो मिलकर बन जाएगा आर डैश क्यूब अपॉन 3। फाइनल माइनस इनिशियल लिमिट 3 बार ले गए, फाइनल लिमिट आर क्यूब -0, एंड फाइनली equal to rho r cube 3 epsilon naught r square, वेक्टर फॉर्म में लिख दिया। इससे पहले कहीं ई के साथ कुछ नहीं लगा हुआ था, लेकिन अब मैंने ओ लगा दिया आउटसाइड। पॉइंट कहाँ था? आउटसाइड द स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। गॉसेस लॉ में दो केसेस किए थे हमने इसके, आउटसाइड भी किया था, इनसाइड भी किया था। ये आउटसाइड का यही रिजल्ट आया था। अगर आप देखें रिजल्ट मैंने वो पहले दूसरे वाले पेज पे भी लिखा हुआ है, 10 पेजेस में दूसरे वाले पेज पे भी रिजल्ट मैंने लिखा हुआ है। वहाँ पहले लिख के दिखाया था कि ये रिजल्ट हम ऑलरेडी गॉसेस लॉ से हासिल कर चुके हैं, दोबारा लेने जा रहे हैं, बट कूलम्स लॉ। अब आपको एक तो ये भी पता चल गया होगा कि ये थर्ड में नहीं कर सकते थे, ट्रिपल इंटीग्रल और कोऑर्डिनेट्स की ट्रांसफॉर्मेशन वहाँ पढ़ा ही नहीं जाता। लेकिन इस स्पेशल केस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में अब आपको सब कुछ आता है, ये सपोज किया गया है। आता है नहीं आता है वल्लाहु आलम बिस्सवाब, अल्लाह को ज़्यादा बेहतर पता है। लेकिन हम यही एज्यूम करते हैं कि नाउ यू आर बैचलर डिग्री क्रॉस कर गए, अब आप 5वें में यानी मास्टर्स की तरफ आ गए। मास्टर ऑफ फिजिक्स मींस फिजिक्स का आका है आप लोग। अपने आका होने का कितना भरम बरकरार रखते हैं अलग है।
ये है रिजल्ट जनाब। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी वेक्टर outside the spherical charge distribution rho r cube upon 3 epsilon naught r square r cap, where r cap is a direction. The above equation shows the electric intensity at a point outside the spherical charge distribution of radius capital R and charge density rho, which uniformly distributed all over the volume of a sphere. The final result. ये आ गया दोबारा इंटेंसिटी आउटसाइड द डिस्ट्रीब्यूशन। ये मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ इंटेंसिटी इनसाइड द डिस्ट्रीब्यूशन। इसे भी कर सकते हैं हम कूलम्स लॉ से, लेकिन अगर इसमें 6 पेजेस लगे हैं तो उसमें 10 पेजेस लगेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें वहाँ पर 2 हिस्सों में तोड़ना पड़ेगा। जब पॉइंट इनसाइड चला जाएगा तो कुछ चार्ज पॉइंट से ऊपर एग्जिस्ट करता होगा एक शेल की सूरत में, और कुछ चार्ज पॉइंट के नीचे एग्जिस्ट करता होगा स्फीयर की सूरत में। तो क्या करना पड़ेगा हमें, उस हिस्से को अलग इंटीग्रेट करते हुए, इस हिस्से को अलग इंटीग्रेट करते हुए, एंड देन फाइनली वी गेट दिस रिजल्ट। मैंने यहाँ इसलिए डायरेक्ट लिख दिया है कि उसकी तरफ जाने की फ़िलहाल हमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप चाहें अपने तौर पे तो उसे छेड़ सकते हैं। उसे छेड़ना भेड़ों के छत्ते को छेड़ने के मुतरातिफ होगा, यानी आपने शहद की मक्खियों के छत्ते को छेड़ा है, कर लीजिएगा आप खुद हिफाजती इक़दाम के साथ, क्योंकि मैं गॉसेस लॉ से ऑलरेडी निकाल चुका हूँ इसको, और आपने इस सेमेस्टर में भी गॉसेस लॉ और उसकी एप्लीकेशन कर ली हैं अपने तौर पे, इसलिए मैंने ये रिजल्ट यहाँ डायरेक्ट लिख दिया है। दैट इज़ द आउटसाइड द स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड दिस वन इज़ द इनसाइड द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये दो रिजल्ट हम गॉसेस लॉ से ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और उससे ग्राफिकली भी देखा था, और फिर इन दोनों इक्वेशंस को यूज़ करते हुए सरफेस पे भी निकाला था। तो ख्याल रखिएगा पहले हुआ है आपके पास, यानी कोई ऐसा प्रॉब्लम वाली बात है नहीं। ये रिज़ल्ट मुझे क्योंकि आगे इस्तेमाल करना है, इसलिए मैंने यहाँ पर इसे डायरेक्ट लिख दिया है। तो ये था जनाब हमारा स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, electric intensity due to the spherical charge distribution by using Coulomb's law, because Coulomb's law valid only for the point charges। लेकिन हमने कूलम्स लॉ को डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज कर लिया है, तो वो पॉइंट चार्जेस के लिए, लेकिन हमने कूलम्स लॉ को नाराज नहीं किया है, हमने उसकी बात को माना है कि नहीं है, तुम अगर कहते हो कि पॉइंट चार्ज के, हम पॉइंट चार्ज के लिए ही निकाल रहे हैं, but there are infinite number of point charges in a finite region, तो हमने इस पर इंटीग्रल टूल्स को यूज किया और मतलूबा रिजल्ट तक पहुंच गए। अच्छा जनाब, चैप्टर 1 कंटिन्यू है। स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से हमने फाइंड आउट कर लिया है। अब आते हैं डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, डाइवर्जेंस। अब डाइवर्जेंस क्या होता है, ये वैसे तो मैथमेटिकल मेथड की कहानी है, यानी मैथमेटिकल फिजिक्स की, बट इसे हम फर्स्ट में भी डिस्कस करते हैं। जब आप पहले पहले सेमेस्टर में आए होंगे तो वेक्टर पढ़ाया जा रहा होगा, तो वेक्टर का जो कोर्स है आपका, वो डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट नहीं होता उसके अंदर, एडिशन और वेक्टर नहीं होता उसके अंदर, वो तो आप फर्स्ट ईयर में पढ़कर आ चुके होते हैं। जब यहाँ फर्स्ट सेमेस्टर में BS के आते हैं तो आपका कोर्स शुरू होता है ट्रिपल प्रोडक्ट से। ट्रिपल प्रोडक्ट
स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट और उसके साथ साथ वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। एक चीज है डाइवर्जेंस, डाइवर्ज करना। अब उसूली तौर पे पहले तो मेरा आपको यह है कि आप इसे डाइवर्जेंस को ज़रा सा देखें, इक्वेशन इसकी कैसे ड्राइव होती है वो देखें, क्योंकि जब तक आपको डाइवर्जेंस के फिजिकल सिग्निफिकेंस और डाइवर्जेंस की फिजिकल अंदाज और उसका मैथमेटिकल टूल आपको नहीं पता होगा तो ये ऐसे बाउंसर पड़ जाएगा फिर आपको। ये जो मैं आपको PDF भेज रहा हूँ इसमें मौजूद हैं वो आर्टिकल, क्योंकि अभी 4 पेजेस मेरे पास बाकी हैं, 6 हुए हैं, तो डाइवर्जेंस आपके पास है। लेकिन आप पहले डाइवर्जेंस को पढ़ें वेक्टर एनालिसिस से, उसकी इक्वेशन देखें कैसे ड्राइव हो रही है और उसका मैथमेटिकल अंदाज देखें कैसे वी कैन फाइंड द डाइवर्जेंस बाय यूजिंग द वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर। बहुत आसान है कि जब आप डेल को डॉट के तरीके से किसी भी वेक्टर पर अप्लाई करते हैं तो आपको डाइवर्जेंस मिल रहा होता है, और डॉट डेल को डॉट के तरीके से अप्लाई करना कोई इतना मुश्किल काम नहीं होता। यही छोड़ रहा हूँ मैं इसको इस वक्त। हमें डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। इसमें ये 2 रिजल्ट मैंने यूज़ किए हैं जो अभी आपके सामने हाईलाइट हुए हैं, एक आउटसाइड द स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और एक इनसाइड द स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो आपके जहन में ये सवाल ज़रूर आएगा व्हाई द स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और भी तो हैं। तो देखें और हैं, यकीनन है, लेकिन उनमें इनसाइड और आउटसाइड का तस्वुर नहीं है। वन डायमेंशनल में जो कुछ भी होगा आउटसाइड होगा, इनसाइड कोई चीज़ नहीं होती। 2 में आउटसाइड पॉइंट होगा, चार्ज के अंदर की कहानी नहीं हो सकती, बट इन 3 डायमेंशन दोनों हो सकते हैं, इनसाइड भी आउटसाइड भी, स्फीयर के अंदर भी जहाँ चार्ज मौजूद है, स्फीयर के बाहर भी। इसलिए मैंने स्फेरिकल वाले ये इक्वेशंस भी हैं, और डाइवर्जेंस इनसाइड आउटसाइड डिस्कस करने के लिए इन्हीं 2 इक्वेशंस को यूज़ किया जाता है। इसीलिए मैंने EI वाली इक्वेशन यहाँ डायरेक्ट लिख दी है, यानी द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इनसाइड द स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। हमारा नेक्स्ट टॉपिक यही डाइवर्जेंस है, यानी डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये दरअसल ये लहरा नहीं रहा है, ये बेसिकली वो कॉपी का जो कवर है वो टर्न होने की वजह से ये कर्वेचर आ गया है। डाइवर्जेंस ऑफ ई फी मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड। चाहे तो आप इसको देख लीजिएगा, कोई मसला नहीं है, सारा मैथमेटिकल है, लेकिन इससे पहले डाइवर्जेंस ज़रूर देखिएगा कि आपको आपके टीचर ने डाइवर्जेंस की फ़िज़िकल सिग्निफिकेंस क्या दी थी, उसकी इक्वेशन कैसे ड्राइव की थी, और वो किस तरह डेल डॉट ई के बराबर होता है, कि डाइवर्जेंस ऑफ ई इक्वल टू डेल डॉट ई। मैंने यहाँ दोनों निकाले हुए हैं, डाइवर्जेंस आउटसाइड द डिस्ट्रीब्यूशन और डाइवर्जेंस इनसाइड द डिस्ट्रीब्यूशन, दिस वन। ये PDF अभी आपको पहुँच जाएगा, तो इसमें दोनों मौजूद हैं, लेकिन आप इसे करें ना करें, लेकिन आप इसको, इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस, इसकी इक्वेशन की डेरिवेशन, जो डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड की है, नॉट ई, वो वेक्टर फील्ड फिर मेरे लिए इलेक्ट्रिक फील्ड बनकर आ जाएगा और मैं उसको यहाँ इस्तेमाल करते हुए डाइवर्जेंस निकालूँ। आज का लेक्चर हम यहीं तक रखते हैं, क्योंकि ये अभी आपके लिए थोड़ा सा सकील है, यानी हज़म करना इसको थोड़ा मुश्किल है, तो इसको ज़रा अच्छी तरीके से अभी हज़म कर लीजिएगा, वरना ये आपको बाद में परेशान करेगा। इसकी इंटीग्रेशंस अच्छी तरह देखिएगा, इसके कोऑर्डिनेट सिस्टम का जो कुछ भी तरीक़ाकार है उसे देखिएगा,
कोई ऐसी बात जो मज़ीद पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं, तो क्योंकि मैं यहाँ क्लास को फिर एंड करूँगा। ठीक है, आई थिंक समझ गए होंगे आप लोग सब। तो थैंक यू आज सर। आज की कहानी को हम यहीं ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।